ये जब तक जो है ना ग्लोबली ये वाले हालात जो हैं बेहतर नहीं होते, परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं निकलता, तब तक ये उतार चढ़ाव जो है ना ये चलता रहेगा। और इसका डायरेक्टली, जैसे अभी वो डॉक्टर खालिद ने बताया कि इसका डायरेक्टली जो है ना वो इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आता रहेगा। और जहाँ तक आपने बात की ऑल्टरनेट रूट्स की, ऑल्टरनेट रूट्स बेशक हैं और उसमें ठीक है वो प्रीमियम भी उसमें बढ़ जाता है, लेकिन वो उसके बावजूद प्रीमियम ऐड भी कर दें, लेकिन फिर भी वो जो है ना हम उसको वो कम्प्लीटली जो है वो सब्सटीट्यूट एज ए सब्सटीट्यूट नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी कैपेसिटी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उसको जो है वो कॉम्पनसेट कर सकें। और अगर उसको अभी जिस तरह सऊदी अरब भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अपनी जो है वो पाइपलाइन, जो वो रेड सी वाली पाइपलाइन है उसको एक्सपैंड एग्जैक्टली। करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो अमेरिका ने भी कुछ इराक के साथ एग्रीमेंट्स वगैरह भी हुए हैं। इस पे जो बातचीत हो भी रही है, ये सारे लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें इवन शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म तक, तो उसमें जो है ना ऐसा कोई सोल्यूशन अभी नज़र नहीं आ रहा। उसमें ये वाली सारी जो है ना वोलेटिलिटी से वो रहेगी, और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है ना वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और हमारे डिफरेंट सेक्टर्स पे उसका वो रहेगा। डॉक्टर खालिद साहब, जैसा कि आफिया साहब अभी जिक्र कर रही हैं, अगर हम इसकी बात करें कि ऑल्टरनेटिव जो रूट्स हैं, जैसे सऊदी अरब की जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उसका जिक्र कर रही हैं डॉक्टर आफिया साहिबा, वो एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है, लेकिन ज़ाहिर है बड़े लॉन्ग टर्म ये रास्ते हैं। ये वो रास्ता कि जो मशरकी ऑयल फील्ड्स को से जो क्रूड ऑयल है उसको रेड सी पोर्ट जो यम्बू है वहाँ तक पहुँचाती है, लेकिन ज़ाहिर है इसका मकसद यही है कि जो आपने हुर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, उसकी डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, डिपेंडेंसी कम इतनी जल्दी नहीं हो सकती। ये बड़े लॉन्ग टर्म रास्ते हैं, जब तक ये रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चलते रहेंगे, जब तक तो ये ऑल्टरनेटिव रास्ते इतनी जल्दी नहीं अपनाए जा सकते। उसकी जो ऑयल ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो देखें तो वो अपना हॉर्मुज़ का तो 20% भी नहीं बनता है। और फिर अगर आप उसको कंबाइन कर लेते हैं आपका रेड सी में जो आपका कर्टेलमेंट है हूसीज की तरफ से, तो वो डबल हो जाता है आपका कर्टेलमेंट। अगेन अगर आप इसको कंपेयर कर लें कि जो अपना हॉर्मुज़ से एशिया को पाइपलाइन जाती है या एशिया को ट्रांसमिशन जाती है ऑयल की, वो उसी तरह से कर्टेल रहेगी। और अगर वो एशिया को कर्टेल नहीं हो पा रही है क्योंकि कंजम्पशन हब्स जो है वो एशिया में है, तो यूरोप का और जो आपका यूएस का मामला है ऑयल प्रोडक्शन का, उन्होंने वेनेजुएला के और अपने टेक्सास की कुछ फैसिलिटीज को तो बढ़ा लिया है, लेकिन जो असल थ्रेट है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, खास तौर पे साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया के लिए है। तो जब तक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं आती इन लॉन्ग टर्म मेजर्स की वजह से, कोई शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में कोई ऐसा फायदा नहीं हो रहा होगा। हाँ, इससे एक फायदा जरूर होगा कि जो इकोनॉमीज हैं खासतौर पे साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही होंगी। जैसे पाकिस्तान में हमने सोलर बूम देखा, इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम जो है वो आ सकता है। तो शायद अब हुकूमतों को इस पैराए में इन्वेस्टमेंट की और प्लानिंग की जरूरत होगी कि बजाय इसके कि हम अल्टरनेट राउट्स की तरफ जाएं, अल्टरनेट फॉसल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं, हमें डोमेस्टिकली इस तरह से प्लानिंग करनी होगी कि हम डोमेस्टिकली रिन्यूएबल एनर्जी को एज अ अल्टरनेट फ्यूल देखें और उस पर इन्वेस्ट करें। तो शायद एक वो जामे पॉलिसी होगी पाकिस्तान के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। बिल्कुल सही डॉक्टर हाफिज साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं, ज़ाहिर है हमें ऑल्टरनेटिव जो ज़ाहिर ज़राए हैं वो तो देखे जा रहे हैं सब दुनिया में, लेकिन जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ जाना होगा। और ये हमें मान लेना चाहिए कि अब ये जो कीमतों का उतार चढ़ाव वो चलता रहेगा जब तक ये इंस्टेबिलिटी है। ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं। तो ऐसे में जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ भी अब पाकिस्तान की खासतौर पर बात करें, उसकी तरफ जाना कितना ज़रूरी हो चुका है? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का तो देख ही लिया ना कि अप्रैल में जिस किस्म का क्राइसिस आया, और इवन अप्रैल क्या अभी भी जो है वो हमारी जो है वो शॉर्टेजेस का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। बहुत से इलाकों में अभी भी लोड शेडिंग का सामना है। और एक तो ये कि वो शॉर्टेजेस भी हैं, दूसरा ये है कि कॉस्ट मैनेजमेंट के मद में भी जो है ना वो गवर्नमेंट के डायरेक्टली, जाहिर है अभी जैसे बात भी हुई कि RLNG इस वक्त बहुत ज़्यादा, हमने अभी जो रिसेंटली जुलाई में जो कार्गो कार्गो जो है प्रोक्योर किया है वो $20 पर MMBTU के रेट से किया है। तो उसका जब डायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे जब आएगा इसका इम्पैक्ट, तो वो मोर देन ₹50 पर यूनिट पर जा सकता है उसका। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे पास जो वाहिद ऑप्शन बचती है ना वो रिन्यूएबल्स भी बचती है। रिन्यूएबल्स का हमारे पास सोलर का बूम ऑलरेडी आ चुका हुआ है। अब इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए प्लानिंग करे कि हमारा जो सोलर जिसने अभी हमें कुशन भी प्रोवाइड किया इन द नॉन पीक आवर्स, तो पीक आवर्स के लिए अब वो स्टोरेज की तरफ जाएं और अपने ग्रिड की जो है ना मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं, क्योंकि सोलर ऑलरेडी आ चुका है। अब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है स्टोरेज में, ताकि जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमें रिन्यूएबल्स की तरफ जाना है, लेकिन साथ ही साथ हमें थोड़ा सा जो है ना
एकदम से हमारी जो हम अगर ये कहें कि हमारी सारी जो है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी रिन्यूएबल्स की तरफ जाने से, वो नहीं होगा। हमें अपनी जो रिफाइनरीज है ना, उनको भी जितना जल्दी हो सके वो ठीक है। हम उस प्रोसेस तो हमने स्टार्ट कर दिया है कि उनको जो इंसेंटिव्स देने थे वो दे दिए, लेकिन अब उसको स्टार्ट हो जाना चाहिए। हमें रिफाइनरीज को अपग्रेड हो जाना चाहिए ताकि हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो है ना डिपेंडेंसी वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और ये पेट्रोलियम कीमतों में जो यौमिया अब इसका तयन किया जाएगा, इस फैसले को आप कैसे देखती हैं हुकूमत के? देखें, इसमें दो तीन चीजें। एक तो सबसे बड़ा जो इस वक्त नजर आ रहा है ना, वो एक जो होर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, उसको शायद खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने महसूस किया कि इसको फौरन इमीडिएटली जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन डीरेगुलेट तो हो जाना चाहिए मार्केट्स को, क्योंकि और लेकिन इसके साथ ही साथ डीरेगुलेट होने का मकसद होता है कि ट्रांसपेरेंसी भी आए, मार्केट डेवलप होनी चाहिए। लेकिन ये वाला जो टाइम है ना इस वक्त, इसका डायरेक्टली एकदम इमीडिएटली जो इम्पैक्ट आएगा ना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी सफ़र कर रही है, तो ये वाला टाइम शायद इस वक्त मुनासिब नहीं था। लेकिन जो ये वाला अमल करना ये ज़रूरी है कि हमें डीरेगुलेशन की तरफ जाना है। लेकिन टाइम थोड़ा सा जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी जब इस वक्त स्ट्रेस में हो इकोनॉमी, तो उसमें मजीद उसकी वजह से जो है ना वो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो इस इन चीज़ों सही। को थोड़ा सा गवर्नमेंट को देख लेना चाहिए था कि अभी जो ये वाला टाइम पीरियड गुजार के उसके बाद फिर डीरेगुलेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर खालिद साहब, आपकी क्या राय है इस पर कि क्या ये डीरेगुलेशन का एक अच्छा उसके टाइमिंग्स थे जिस वक्त ये हुकूमत ने फैसला लिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर तयन होगा और पास ऑन की जाएगी कीमत, जो भी इंटरनेशनली हम देख रहे होंगे कि बढ़ रही है? जी, मैं एग्री करूंगा आपके साहब से कि जी जी खालिद साहब। डॉक्टर हाफिज साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। अभी रिसेंटली एक और डेवलपमेंट भी है, इसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत के और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें जब सर्कुलर डेट कम करने की बात हुई है तो उसके सेटलमेंट प्लान पर तब इत्तेफाक नहीं हो सका है। और ज़ाहिर है आलमी जो मालियाती इदारा है IMF है, उसने कुछ नई शराइत भी सामने रख दी हैं। इसको आप कैसे देख रही हैं? ये इत्तेफाक होना कितना ज़रूरी था और इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले वक्त में फिर? देखिए, इसका इम्पैक्ट जो आएगा ना वो तो यही होगा कि प्राइसेस फिर से ऊपर जाएंगे, या प्राइसेस ऊपर जाएंगे, या जो हम जो सरचार्ज हमारा ऑलरेडी टैरिफ में है ना उसको मजीद बढ़ा दिया जाएगा। और वो आप अभी देख रहे हैं कि ऑलरेडी कंज्यूमर इस वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा पिस रहा है, सिर्फ पेट्रोल की वजह से नहीं, और जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट भी ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि ये RLNG वगैरह की प्राइसेस की वजह से। तो इम्पैक्ट जो आना है ना उसका वो आएगा डायरेक्टली हमारा टैरिफ पे। और IMF के साथ इसका जो है ना वो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। और उनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर्कुलर डेट जो उनका जो टारगेट था ना वो 1.6 ट्रिलियन रुपीस का था। लेकिन अब इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि बजाय बावजूद इसके कि हमने जो है बैंकों से लोन लेके इतना ज़्यादा कर्जा जो है वो मुख्तलिफ पेमेंट्स भी कर दी, 1.8 ट्रिलियन तक जा चुका है इस वक्त सर्कुलर डेट। तो वो उसको अब कंपनसेट करने के लिए जो इम्पैक्ट आना है ना वो डायरेक्टली फिर कंज्यूमर पर ही आना है, क्योंकि सिंपलेस्ट तरीका यही होता है कि कंज्यूमर पे बर्डन डाल दिया जाए और उसका टैरिफ बढ़ा दिया जाए, या डायरेक्टली टैरिफ में इनका इंक्रीज होगा, उसका बेस टैरिफ बढ़ेगा, या फिर ये कि वो सरचार्ज जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा ताकि उसमें उनकी पेमेंट्स को जो है उसमें कमी लाई जा सके, एरियर्स को ठीक है, कम किया जा सके। और इन असरात में हम ये भी देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज साहबा कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में पहुंच गई है। और ज़ाहिर है जब तक ये टेंशन चलती रहेंगी तो हमारी मईशत के लिए मसाइल रहेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। इस वक्त ओवरऑल जो हमारी मईशत है उसमें आप उसकी क्या डायरेक्शन देख रही हैं? क्या ज़ाहिर है इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो तो आता रहेगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो इस्लाहात अगर कोई की जानी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, या हुकूमत की जो डायरेक्शन है वो इस वक्त ठीक है? सॉरी, बिल्कुल देखें, हुकूमत की डायरेक्शन इस वक्त क्या है, मुझे तो थोड़ा सा यहाँ पे भी इख्तलाफ है कि इस वक्त हम इन्फ्लेशन, आपने खुद ही अभी बता दिया कि डबल डिजिट में जा रहा है। इस वक्त हमें ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को रिजिलियंट करने के लिए, और इकोनॉमी रिजिलियंट तब होती है जब उसमें ग्रोथ होती है। जब इतने ज़्यादा प्रेशर्स हों, स्ट्रेस फैक्टर्स हों, तो उसमें ग्रोथ नामुमकिन है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो इस वक्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो रिफॉर्म्स अभी तक हो नहीं रहे हैं। तो जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे और दूसरी तरफ से हमारे पास ग्लोबल प्रेशर की वजह से हमारी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड भी रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, तो हम इकोनॉमी सही डायरेक्शन में जा नहीं सकती, और हम ग्रोथ की तरफ जो है ना हम नहीं जा सकते। तो वो उस सेंस में जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि हम अभी सही डायरेक्शन में इस वक्त हम जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी मामला जो है वो सही होता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं। बिल्कुल सही। डॉक्टर खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम एक कमेंट इस पर ले लेते हैं। डॉक्टर खालिद साहब, जैसा कि हम ओवरऑल देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, ज़ाहिर है एक इम्पैक्ट आ रहा है जो इस वक्त हम ये टेंशन US और ईरान की देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में हुकूमत की डायरेक्शन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ख़ास तौर पर क्या होनी चाहिए? अपने मुल्क को ज़ाहिर हमने इससे बचाना है, हमें किस स्ट्रैटेजी की तरफ जाना चाहिए?
जी देखिए, एक इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए। इंटीग्रेटेड प्लानिंग का मतलब है कि आप जो है वो पेट्रोलियम डिवीजन, पावर डिवीजन और आपकी जो इकोनॉमिक उसकी गवर्नेंस है वो एक एक तरह से होनी चाहिए। जिसका मुझे फुकदान लग रहा है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी साहबा से कि शायद डायरेक्शन का फुकदान है। एक साइड पे हम बात कर रहे हैं कि हमें एक सुपर पावर बनना, हमें इकोनॉमिक पावर बनना है, और दूसरी साइड पे हम जो है वो कंज्यूमर्स पे डायरेक्ट बोझ डालते जा रहे हैं। एक फैक्टर जिसको शायद निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, चूंकि आपकी जो जंग है वो मिडल ईस्ट में तवील हो गई है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपका जो रेमिटेंसेज है वो कम होंगे, और रेमिटेंसेज जब कम होते हैं और एक साइड पे आपका एनर्जी प्राइस बड़ा ज्यादा है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपकी इकोनॉमी पे आएगा। और अगर एक साइड पे डीजल प्राइस बहुत ज्यादा है और फार्मर का इनपुट जो है कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा, तो उससे जो आपके फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो बढ़ते जाएंगे। आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो सकती हैं, आपका जो जीडीपी ग्रोथ का नंबर है वो कम होगा अगले साल के लिए। तो इसके लिए हुकूमत को थोड़ा सा कुशन जो है वो लेके आना चाहिए, और खास तौर पे आईएमएफ के साथ निगोशिएट करना है कि किस तरीके से पेट्रोलियम लेवी का जो पैसा है उसको रिसाइकल किया जा सकता है फॉर दोज जो डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट हो रहे हैं फ्यूल प्राइसेस की वजह से। उसके बाद क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है, जो पिछले साल पिछले बजट में 2.5 रुपए पर लीटर थी, अब वो 5 रुपए पर लीटर हो गई है। तो उसको भी किस तरीके से रिसाइकल किया जा सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन्स, और किस तरीके से उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है रिन्यूएबल एनर्जी पे, खासतौर पे इसलिए कि पाकिस्तान अपना जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो कर सके और अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज के साथ जो है वो अर्न कर सके। एक और चीज जिसको जहन में रखना होगा वो ये कि किस तरीके से पाकिस्तान अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिक्स है उसको ठीक कर सही। सकता है। पर्टिकुलरली आपके जो महंगे पावर प्लांट्स हैं आरएलएनजी और इम्पोर्टेड कोल के, उनको रीपर्पस किया जाए टुवर्ड्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। वो शायद एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। तो शायद पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी पोजीशन में है इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को यूज करते हुए। चाइना के साथ निगोशिएट किया जा सकता है कि जो सही सही हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि जो ग्लोबली हम देख रहे हैं इस वक्त ईरान यूएस वॉर की वजह से जो उसके असरात हमारे मईशत पर भी पड़ रहे हैं, और साथ में हमें एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ किस तरीके से जाना है